नमस्कार, आदाब, जय हिंद साथियों। हमने पिछले दिनों फेसबुक के माध्यम से आपसे सुझाव आमंत्रित किए थे कि हम लोग ऑनलाइन आकर के देश दुनिया की वर्तमान समस्याओं, कुव्यवस्थाओं के प्रति अपने विचारों और दर्शन को आप सबके सम्मुख रखेंगे। हम लोग उसी क्रम में आज पहली बार ऑनलाइन आकर के आप सबसे मुखातिब हो रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आप लोग भी हमारे इस कार्यक्रम को पसंद करेंगे, आगे बढ़ाएंगे, शेयर करेंगे। मैं और मेरे साथ परम आदरणीय बड़े भाई श्री राकेश सिंह जी हमारे साथ हैं और हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि आज से हम लोग एक भागीरथ प्रयास आरंभ कर रहे हैं जो केवल हमारे समाज देश के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए मिसाल बनेगा। इस भगीरथ प्रयास में आप सबके सुझाव, विचार, सहयोग, समर्थन और साथ की महती आवश्यकता है। इन्हीं उम्मीदों और विश्वासों के साथ हम लोग आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। आप लोग अपना सुझाव और विचार प्रेषित करते रहिएगा। हम लोग आभारी रहेंगे आप सबके। जैसा कि आप लोग देख और समझ रहे हैं कि इस समय हमारा भारत देश ही नहीं बल्कि पूरा वैश्विक समुदाय एक अजीब विचार शून्यता और विवेक शून्यता में फंस चुका है। आज पूरी दुनिया गलत रास्ते पर जा पहुंची है। जहां पर हम देखते थे, अभी पिछले 4-6 वर्षों के पूर्व हम लोग देखा करते थे कि दुनिया में जहां वैज्ञानिक प्रगति, मानववाद आदि के प्रचार प्रसार आशातीत हो रहे थे, जहां पर वैज्ञानिक उपलब्धियां नित्य प्रति एक नया नया मुकाम हमको दिलवा रही थीं, वहां पर भी आज की दुनिया एक ऐसी जगह पर पहुंच गई है जहां से लगता है कि फिर हम मध्यकाल में जा पहुंच रहे और एक अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई। चारों तरफ अराजकता, निराशा, कुंठा, झूठ, ऐसी चीज़ें अप्रत्याशित रूप से फैलती जा रही हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री ही नहीं बल्कि अमेरिका जैसे सशक्त देश के राष्ट्रपति के द्वारा खुले मंचों से बोला जा रहा झूठ पूरे वैश्विक जनमानस को शर्मिंदा करने वाला है। जहाँ तक कि आप हमारे देश के प्रधानमंत्री साहब के बारे में तो आपने सुना होगा कि उन्होंने खुले मंच से जब ये उद्बोधन दिया कि गुरु गोरखनाथ और कबीर साहब एक साथ बैठ करके चर्चा परिचर्चा किया करते थे, तो ये बहुत ही हास्यास्पद लगा और हास्यास्पद है भी। इस पर हम आपको गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। हमें ये देखना होगा कि देश का संवैधानिक जो कार्यकारी प्रमुख है वो इस तरह से झूठा प्रचार प्रसार अगर करता है तो निश्चित रूप से चिंताजनक है। जबकि आप जानते हैं कि गुरु गोरखनाथ जी का समय लगभग 9वीं से 11वीं शताब्दी के मध्य माना जाता है और कबीर साहब का समय 14वीं शताब्दी के आसपास का है। तो ऐसे लोगों के द्वारा ये केवल एक उदाहरण हम प्रस्तुत कर रहे हैं और एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं फिर माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का, जिन्होंने कहा था कि अगर सावरकर जी ना होते तो 1857 की क्रांति ना होती। उन्होंने 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। अब बताइए, ये दूसरी खबर और भी अधिक हास्यास्पद है। जबकि 1883 ईस्वी में सावरकर जी का जन्म होता है और 1857 की क्रांति में उनके शामिल होने और बढ़ चढ़ करके शामिल होने की बात माननीय गृह मंत्री साहब कहते हैं। इन सबको क्या माना जाए? दूसरी तरफ तानाशाही का रूप जो है हमारे देश में हावी होता जा रहा है। आप अखबार, चाहे प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, सभी के द्वारा ये प्रचारित प्रसारित किया जा रहा है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि हमारे देश में 2 मैन गवर्नमेंट हो गई है। अब 2 मैन गवर्नमेंट वो कौन कौन लोग हैं आप समझ रहे होंगे। फिलहाल ये केवल हमारे देश पर नहीं लागू हो रहा है, ये पूरी वैश्विक व्यवस्था में
विश्व के जितने भी देश हैं, सारे देशों में लगभग आप देखेंगे तो यही तानाशाही हावी होती दिख रही है। अभी कुछ दिनों पहले आपने देखा कि अमेरिका के राष्ट्रपति आपके डोनाल्ड ट्रंप महोदय इलेक्शन हार जाते हैं। और जैसा कि भविष्यवक्ताओं ने पहले से अनुमान जताया था कि ये सत्ता छोड़ेंगे नहीं, इलेक्शन हारने के बाद भी सत्ता में बने रहना चाहेंगे, इसके लिए उपद्रव वगैरह भी करवा सकते हैं। तो वो आशंकाएं निर्मूल नहीं साबित हुई। दुनिया में सबसे समर्थ देश अमेरिका के राष्ट्रपति जो कि निवर्तमान हो चुके थे, उनके द्वारा प्रेरित कुछ लोगों के द्वारा व्हाइट हाउस पर जिस तरह से चढ़ाई की गई, उसे अमेरिका कभी भुला नहीं सकता और उससे अमेरिका की छवि पूरी दुनिया में धूमिल हुई। लेकिन ये जो अमेरिका के साथ घटित हुआ, ये एक आश्चर्यजनक घटना तो है ही, लेकिन ये अनायास नहीं घटित हुआ। जब हम बात करते हैं वसुधैव कुटुंबकम और ग्लोबलाइजेशन की, तो हमें ये भी सोचना चाहिए कि इस पूरी दुनिया में जितने देश ही नहीं हैं, जितने व्यक्ति हैं, कोई भी व्यक्ति, कोई भी देश कहीं पर कोई भी गतिविधि, कोई भी कार्यप्रणाली अपना रहा है, तो हम आप उससे अछूते नहीं हो सकते। क्योंकि ध्रुव स्वामी में प्रसाद जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि विश्व जीवन जो है हमारा, वो विश्व की संपत्ति है। तो देश की तो बात और भी बड़ी हुई। इससे हमारे जीवन पर जितना हमारा अधिकार है, उतनी ही पूरी दुनिया का अधिकार है। तो जब उतना ही अधिकार पूरी दुनिया का है, तो फिर हम कैसे ये मान लेते हैं कि ये नितांत केवल हमारा है? तो इसके पीछे गंभीर चिंतन, मनन, अध्ययन की ज़रूरत है। अब चलते हैं रूस की तरफ। रूस में देख लीजिए कि तानाशाही का बोलबाला हो रहा। आप सबको संज्ञान होना चाहिए कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन साहब ने वहाँ के संविधान में एक ऐसा संशोधन पारित करवाया जिसके तहत वे 2036 तक, यानी हो सकता है तब तक वे जिंदा भी ना रहें, तो तब तक वे रूस के राष्ट्रपति बने रहेंगे। अब है ना ये विडंबनापूर्ण बात? तो ये एक सोची समझी रणनीति के तहत ऐसा हो रहा है, हम सबको ऐसा लगता है। और दुनिया समाज में, हमारे विदेश में जितने प्रबुद्ध लोग हैं, जो जरा भी राजनीतिक पैठ रखने वाले लोग हैं, उन सबसे विनम्र आग्रह है कि वे सम्मुख आएँ और वैश्विक गतिविधि के साथ ही राष्ट्रीय कुव्यवस्था के खिलाफ आवाज़ उठाएं। और अगर कहीं से हमको आपको यह एहसास हो रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नहीं हमारा देश वास्तव में गलत रास्ते पर जा रहा है, तो हमें उसके खिलाफ एकजुट होकर के अपनी आवाज़ बुलंद करनी चाहिए। गलत का विरोध न करने वाला उतना ही दोष का भागी होता है, उतना ही बड़ा अपराधी होता है जितना बड़ा वो गलत काम करने वाला होता है। तो हमारा आपका दायित्व तो निश्चित रूप से और अधिक बढ़ जाता है और हम अपने विचारों, सिद्धांतों, दर्शनों के साथ और वर्तमान देश की और वैश्विक स्थितियों पर निगाह रखते हुए देश दुनिया को सही रास्ता दिखाने हेतु आगे आएँ। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना ने क्या किया? चाइना में आप जान ही रहे कम्युनिस्ट शासन है और वहाँ पर बहुत सारी पाबंदियाँ होती हैं। शासन सत्ता के खिलाफ आप बहुत कुछ कहने में अपने आप को सक्षम नहीं पा सकते, आपके ऊपर तमाम सारी पाबंदियाँ होती हैं। दुनिया का इस समय का सबसे बड़ा तानाशाह उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन। तो इस तरह से आप देख रहे कि सभी देशों में लगभग वन मैन व्यवस्था लागू होना चाह रही और हम सबको जो प्रतीत होता है ये व्यवस्था ऐसे नहीं पनप रही। इसके पीछे देश और दुनिया के चंद मुट्ठी भर पूंजीपतियों का योगदान हो सकता है। ये अनुसंधान का विषय हो सकता है, ये अपना मत हम लोग व्यक्त कर रहे, लेकिन इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि यदि ऐसी व्यवस्था पूंजीपति या पूंजीवादी व्यवस्था जो है वो कर रही है,
तो हमें उसके खिलाफ बोलना पड़ेगा, उसके खिलाफ मार्क्स की तरह वैश्विक जनसमूह को अपने साथ लेकर के आगे आना होगा। कार्ल मार्क्स ने जो वर्ग संघर्ष का सिद्धांत दिया था, जिस वर्ग संघर्ष की उन्होंने चर्चा करी थी, वो आज भी उतने ही प्रतिशत सत्य और सही है जितना उस समय थी। तो देश दुनिया को सही रास्ता दिखाने हेतु हम सब भगीरथ प्रयास आरंभ कर चुके हैं और हम चाहेंगे कि इसमें आप सब भी अपने सुझावों, सिद्धांतों, विचारों, सहयोग, समर्थन अपना जारी रखेंगे। और इस कोरोना काल में भी, जो कि एक वैश्विक महामारी है, आप सब अवगत ही हैं, इसमें हम लोग और भी अधिक सतर्क होकर के सारे महामारी की जो व्यवस्थाएं हैं, जो उसके नियम कायदे हैं, उनको ध्यान में रखते हुए इस मुहिम में शामिल हों और हम लोग एक बेहतर राष्ट्र और विश्व के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। पिछले दिनों जैसे अब अगर बात की जाए तो भारत की विडंबना क्या है, भारत में हमेशा जातियों का संघर्ष हावी रहा है और जातीय द्वंद्व में ही यहाँ की व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, यहाँ की संस्कृति पिसती रही है। तो हमारे भारत के राष्ट्रीय स्तर पर जातीय वर्ग संघर्ष हावी रहा है, आज भी वही हावी है। लेकिन वैश्विक स्तर पर अगर आप निगाह डालें तो वैश्विक स्तर पर श्वेत अश्वेत का वर्ग संघर्ष वो चलता रहा है और आज भी चल रहा है। अभी पिछले दिनों जैसे कि आपने सुना होगा कि अमेरिका में एक 21 वर्षीय नवयुवक के द्वारा 6 एशियाई मूल की महिलाओं सहित 8 लोगों की हत्या कर दी जाती है। यह भी एक षड्यंत्र हो सकता है। अब एशियाई मूल की महिलाएं, चूँकि वह अश्वेत हैं, इसलिए उनकी हत्या करवाई जा रही है। भारतीय संदर्भ में जो परंपरागत रूप से उपेक्षित और शोषित जातियां रही हैं, उनके साथ ही घटनाएं हो रही हैं। कहीं उनकी बहन बेटियों के साथ अनाचार हो रहे, कहीं अत्याचार हो रहे, कहीं उनकी हत्या हो रही। ये सब राष्ट्रीय महत्व के विचारणीय प्रश्न हैं। अब अमेरिका जैसी ताकत और वहाँ पर इस तरह से घटनाएं हो रही हैं, इनको अन्यथा हम नहीं ले सकते। इन पर बहुत गहराई से निगाह रखनी होगी। अभी आपने देखा कि जब ट्रंप महोदय अमेरिका के राष्ट्रपति थे, उस समय ट्रंप जी और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी में बहुत गहरी दोस्ती थी और इन दोनों की दोस्ती यह रंग लाई कि भारत में जहाँ सबका पेट पालने वाला किसान वह खुले आसमान के नीचे इतनी भयानक सर्दी में रात व्यतीत करने के लिए विवश हुआ, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका जैसा सशक्त मुल्क भी अपने ही देश के कुछ चंद उग्रवादी सोच के लोगों के द्वारा उसकी छवि वैश्विक पटल पर धूमिल हुई। काश हमें ये नहीं समझ में आता कि अमेरिका जैसा बौद्धिक, वैज्ञानिक, कूटनीतिक, राजनीतिक क्षमताओं से संपन्न राष्ट्र इतना अनभिज्ञ कैसे हो सकता है कि एक तरफ तो आप गलत का समर्थन करेंगे, जहां हमारे देश में लाखों किसानों के साथ, बहन बेटियों के साथ ज्यादती हो रही है, उस पर आप चुप्पी साधेंगे। तो क्या आप यकीन करते हैं कि आपके यहाँ न्याय होगा? पूरी दुनिया आज ग्लोबलाइजेशन के दौर में है। पूरी दुनिया एक मुट्ठी में समझ लीजिए कैद होकर रह गई है। ग्लोबलाइजेशन ने धरती को सीमित कर दिया है। हमारा व्यवहार, आपका व्यवहार पूरी दुनिया को प्रभावित करेगा और दुनिया के किसी कोने में सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले किसी एक व्यक्ति के द्वारा भी हम
ज़रूर प्रभावित होंगे। तो हम अगर कहीं से भी 1% अनाचार, अत्याचार, दुराचार और भ्रष्टाचार का संपोषण करते हैं, उसको तरजीह और बढ़ावा देते हैं, तो निश्चित रूप से उसका दंश हमको आपको भी झेलना है। मन बहुत ही व्यथित है वर्तमान राष्ट्रीय और वैश्विक कुव्यवस्था के प्रति। जो दुर्व्यवस्थाएं इस समय पनप रही हैं देश दुनिया में, वह हर एक बौद्धिक प्राणी को झंकृत करके रख दी हैं। आज के दौर में सच्चाई मैं बयां कर रहा हूं, तमाम सारे ऐसे लोग हैं, मैं ये नहीं कहता कि ये जो बीजेपी गवर्नमेंट है इसी ने सब कुछ बर्बाद किया है। ये हमारे देश में खास करके तो पहले से ऐसा चलता चला आ रहा है। गवर्नमेंट चाहे जिसकी आती जाती रही हूँ, सरकारें आती जाती रही हूँ, लेकिन सब जगह कमियां रही हैं। सब लोगों ने इसको बर्बाद करने में अपना पूरा योगदान दिया है, उसके तमाम सारे प्रमाण हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी विडंबना है वो आज के दौर में आई है सामने, जहाँ की हमारा लोकतंत्र आज खतरे में है। जो बौद्धिक व्यक्ति है आज का, राजनीति विज्ञान के जो सामान्य विद्यार्थी हैं, सामान्य अध्येता हैं, वो भी आशंका जता रहे हैं कि इस समय हमारा देश और हमारे देश का संविधान खतरे में है। अब मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से कि ये हमारे देश और संविधान को खतरा किन से है? जब हम कह रहे हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री 56 इंच वाला है, 56 इंच सीने वाला है, हमारा देश सुरक्षित हाथों में है, फिर ये आशंका कहाँ से उठ रही है कि हमारा संविधान और हमारा देश खतरे में है? अब इसके लिए जो कुछ प्रमाण और जो कुछ युक्तियाँ हमारे पास हैं उनको आपके सम्मुख रखता हूँ। अभी पिछले दिनों हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने दो विभिन्न कार्यक्रमों में दो बड़े वक्तव्य दिए, लेकिन हम ऐसे आदती बना दिए गए हैं कि गलत बातों को भी हम सुन करके पचा जाते हैं। हम ऐसा कोई एक्शन नहीं लेना चाहते कि कहीं सरकार हमारे ऊपर कुपित ना हो जाए, हमको जेल में न डाल दे, हमको प्रताड़ित ना करे। लेकिन साथियों, आपको यकीन दिलाऊं और ये यही सच्चाई है कि जो समाज, जो देश जितना बड़ा बलिदान देता है उसको उसी के सापेक्ष आज़ादी मिलती है। अभी आपने देखा होगा कि एक अमेरिकी संस्था द्वारा हमारे देश को आंशिक आज़ाद की श्रेणी में डाल दिया गया। अब हम आज़ाद नहीं रहे। तो जो हमारे यहाँ के अध्येता, जो हमारे यहाँ के विचारी चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि हमारा संविधान और हमारा देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, हमारे संविधान और देश पर खतरा मंडरा रहा है, तो उसको ही प्रमाणित कर रही है अमेरिका की वो रिपोर्ट जिसमें हमको कहा जा रहा है कि अब भारत आंशिक स्वतंत्र रह गया, आंशिक आज़ाद रह गया। तो अब हम संपूर्ण में थे, अंशों में आ गए। तो जब हम अंशों, संपूर्ण से अंशों में आने में हमको वक्त नहीं लगा, तो अब जीरो तक पहुंचने में ज़्यादा वक्त नहीं है। इसलिए समय से हमको जगना होगा, अभी वक्त है। मैं ये नहीं कहता कि जो हम लोग कह रहे हैं वही सच्चाई है, लेकिन आप सबको भी हर एक छोटे से बड़े घटनाक्रम पर निगाह रखनी है और आप सब सारी चीज़ों से अवगत हैं, क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है। लेकिन मैं आपको माननीय मुख्यमंत्री जी के दो वक्तव्य प्रस्तुत करना चाह रहा था आपके सम्मुख, वो रख रहा। अभी पिछले दो विभिन्न कार्यक्रमों में माननीय योगी जी ने कहा कि अब इस देश को समाजवाद नहीं, राम राज्य की ज़रूरत है। और एक दूसरे कार्यक्रम में उन्होंने बोला कि नहीं, संविधान में जो धर्मनिरपेक्षता शब्द है उससे यहाँ की कल्चर प्रभावित हो रही है। अब इससे बड़ा शर्मनाक कोई बयान दूसरा एक संवैधानिक प्रमुख के मुख से हो नहीं सकता, अकॉर्डिंग मी। अब आप ये बताइए कि जिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये दोनों बयान दिए, मैं मानता हूँ कि हो सकता है आपका दृष्टिकोण सही हो, आप सही हों, लेकिन ये बताइए कि आप संविधान को मानते हैं कि नहीं? अगर आप संविधान को मानते हैं
तो क्या हमारा संविधान ये अधिकार देता है कि किसी मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे, मंदिर, मठ के पुजारी के प्रमुख कोई संवैधानिक पद धारण कर सकते हैं या नहीं? जहाँ तक हम लोगों के राजनीतिक सूझ और संविधान की ज्ञान की बात है, तो हम लोग तो यही जानते हैं कि हमारा संविधान स्पष्ट शब्दों में कहता है कि किसी भी धार्मिक संस्था का प्रमुख संवैधानिक पद धारण नहीं कर सकता। तो चलिए ठीक है, वो भी बात हटाइए। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि समाजवाद नहीं चाहिए, राम राज्य चाहिए, तो उस समय हम आप क्यों सो गए? हमने क्यों नहीं प्रश्न किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी, समाजवाद और राम राज्य दोनों का आप विश्लेषण कीजिए, दोनों की व्याख्या कीजिए। हम कहते हैं राम राज्य ही आपका मान लेते हैं, तो राम राज्य में तो स्पष्ट रूप से कहा गया कि मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पालई पोसई सकल तुलसी सहित विवेक। तो मुखिया तो ठीक उस तरह से होना चाहिए जैसे शरीर में मुख का स्थान है। दूसरी तरफ कहा गया कि जो राजा हो उसे किस तरह से होना चाहिए, राजा के लिए कुछ कर्तव्य निर्धारित किए गए। कहा गया कि बरसत हर्षत लोग सब करसत लखे न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते भूप भानु सम हो। यानी जब बादल बारिश करवाते हैं तो एक सम्यक समान रूप से सबके ऊपर बारिश करवाते हैं। वो ये नहीं देखते कि तुम आम के पेड़ हो तुम्हारे ऊपर हम बारिश करवा देंगे, तुम पीपल के पेड़ हो तुम्हारे ऊपर बारिश नहीं करवाएंगे। सब के ऊपर एक समान बारिश करवाते हैं और सबको फलने फूलने यथोचित विकास करने का अवसर प्रदान करते हैं। लेकिन जब बादल धरती से पानी खींचते हैं, या यूँ कहिए जब वाष्पीकरण होता है धरती से जल का, तो वो कोई नहीं देख पाता। लेकिन जब बारिश करवाते हैं बादल तो सारे लोग देखते हैं। ऐसे ही देश में राजा होना चाहिए कि वह जब अपनी प्रजा से कर ले, टैक्स ले, तो इस तरह से ले कि प्रजा को एहसास ना हो, दिखे ना, मालूम ना चले। और जब वो धन का, योजनाओं का आवंटन करे पूरे प्रजा में, पूरे देशवासियों में, तो वह जाति धर्म संप्रदाय आदि का विभेद किए बगैर एक समान रूप से सबको सब कुछ मुहैया करवाए। लेकिन आज के दौर में हो क्या रहा है? धार्मिक आयोजनों पर सरकारी खर्चे, इनको कैसे आप संवैधानिक मानेंगे? अब यहाँ एक बात और उभरती है कि ऐसा भी हो सकता है कि हम आप ये सोचें कि हमारा जो धर्म है, जो हमारा व्यक्तिगत धर्म है, उसी धर्म का हमारा मुख्यमंत्री है या उसी धर्म का हमारा संस्था प्रमुख है या संवैधानिक प्रमुख है, तो वो ऐसा काम कर रहा है तो हमको खुश होना चाहिए। लेकिन नहीं, अगर ऐसा है तो निश्चित रूप से हमारे दिमाग में असंतुलन है। हम स्वस्थ दिमाग के हैं नहीं, क्योंकि उसके पहले हमको विचार करना चाहिए कि हमारा देश, हमारा संविधान वो धर्मनिरपेक्ष है। हम किसी धर्म का ना तो समर्थन करेंगे ना विरोध करेंगे, सबको एक साथ लेकर के आगे बढ़ेंगे, सबको विकास का समुचित अवसर प्रदान कराएंगे। तो अगर राम राज्य की आप बात कर रहे हैं तो राम राज्य की ही बात कीजिए। लेकिन राम राज्य में भी तो कहा गया, राम जब राजा बने तो उन्होंने स्पष्ट कहा प्रजा से कि जौ अनीति कछु भाखो भाई तो मही बरजो भई बिसराई। मैं राजा बन गया, ठीक है, लेकिन हे प्रजा, यदि मैं कहीं गलती बस अनीति बोल जाऊं या कुछ हमसे गलत हो जाए तो बिना किसी डर और भय के निश्चिंत हो करके आप तुरंत मुझे बरज देना, रोक देना, मना कर देना कि आप ये गलत कर रहे हैं। लेकिन क्या आप लोग ऐसा कर रहे?
आज की डेट में, आज के समय में अगर कोई वाजिब बात कर देता है, अधिकारों की बात करता है, तो उसके लिए आपका निर्धारित स्थान जेल है। तो आप ये क्यों नहीं समझते कि ये जो देश है, इसके जो निवासी हैं, वो हजारों वर्षों से जेल की सलाखों में जीते चले आ रहे हैं, इन्हें आदत पड़ गई है। आप वहाँ भी भेज करके बहुत दिनों तक चुप नहीं रख सकते इनको। ये बोलने के आदी हैं, बोलेंगे। और ऐसे लोग समय समय पर यहाँ आते रहे हैं, आते रहेंगे, चाहे वह महात्मा गौतम बुद्ध रहे हों, चाहे कबीर साहब रहे हों, चाहे विवेकानंद जी रहे हों, चाहे अम्बेडकर साहब रहे हों। ऐसे लोगों ने अपनी विद्वता, क्षमता और टैलेंट का लोहा देश से नहीं दुनिया से मनवाया, और इन्हीं की वजह से आज दुनिया में हमारा आपका सम्मान है, हमारा आपका स्थान है। तो हमको देश को और पूरी दुनिया को दिशा दिखाने की ज़रूरत है। हम भारतीय ही, जब जब यह दुनिया गलत रास्ते पर गई है, भटकी है, हम भारतीयों के द्वारा ही दुनिया को सच्चा रास्ता दिखाया गया है। और समय आ गया है कि रास्ते से भटक चुकी इस दुनिया को पुनः हम लोग एक होकर के सही रास्ता दिखाएं। समय चूँकि ज़्यादा हो रहा है, हमारे बड़े भाई साथी राकेश सिंह जी से आपसे कुछ बात करेंगे और आप इनके विचारों से भी अवगत होंगे। हम लोग अब ये प्रयास आरंभ किए हैं, अंजाम तक पहुंचाने का हर वक्त विचार है। इसी जज्बे और साहस के साथ हम लोग लगे रहेंगे। बस ज़रूरत है आप सबके सहयोग की। जो वर्तमान परिदृश्य है, जिनमें मानवाधिकार और नैतिकता ताक पर रख दिए गए हों, ऐसे में हम लोगों का इस तरह से खुले मंचों पर आना, सोशल मीडिया पर खुल करके सामने आना खतरे से खाली नहीं हम लोगों के लिए, खूब जान रहे हैं हम सब। लेकिन कहा गया है हम लोग तो उस खून के हैं, हम लोगों का डीएनए तो वो है कि सौ के शहादत भी क्या चीज़ है, सौ के शहादत भी क्या चीज़ है कि हमने हथेली पे सर ले लिया और कत्ल होने से आखिर कहाँ तक डरें जब कातिलों के मोहल्ले में घर ले लिया। तो जब परिस्थितियां विषम हों, तभी तो हमारे आपके इस तरह से आगे बढ़ करके आगे आकर कुछ काम करने का वास्तविक समय है। कहा गया उस पथ पर पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ पर बिखरे सूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल न हो। तो प्रतिकूल धाराएं हैं ये निश्चित है, लेकिन इन प्रतिकूल धाराओं को हम सब मिल करके, हम देश दुनिया के सारे लोग मिल करके इन प्रतिकूल धाराओं को अनुकूल बनाएंगे, इसमें दो राय नहीं। बस आप सबके सहयोग सुझाव की आवश्यकता है। हम लोगों का ये पहला कार्यक्रम है, हो सकता है ऐसे में बहुत सारी त्रुटियां रहें, लेकिन आप सबके सहयोग और सुझाव की महती आवश्यकता रहेगी। वर्तमान परिस्थितियों में जब आप अपने अधिकारों के लिए आंदोलन करने के लिए सड़क पर आते हैं, कहीं से भी अपने अधिकारों की मांग करते हैं, आवाज़ उठाते हैं, तो आपको पुलिसिया कार्रवाई के दम पर डरा धमका कर दबा दिया जाता है। तो इनसे डरने और भयभीत होने की ज़रूरत नहीं, खुल करके सामने आने की ज़रूरत है, अपने अधिकारों की मांग करने की ज़रूरत है। हमको अनुशासित इनकलाब करने की ज़रूरत है, वो दौर है। लेकिन अभी वैश्विक महामारी है और जब राज्य सरकार या देश की सरकार ने घोषित कर रखा है, तो इसके जो कुछ नियम कायदे हैं, जो इनमें कुछ निर्देश हैं, उनका पालन करते हुए फिलहाल परिस्थितियां अनुकूल होते ही हम वास्तव में समाज और देश दुनिया को सही दिशा देने के लिए पुनः अपने कर्तव्यों में लग जाएं। मैं इस समय इस संदर्भ में एक सामयिक कविता पढ़ना चाहूँगा आपके सम्मुख, और उम्मीद करूँगा कि जो वर्तमान परिस्थितियां हैं वो हमारे देश की ही नहीं पूरी दुनिया की, उन पर ये कविता एकदम बखूबी फिट बैठती है। और आप देखेंगे कि ये धर्मवीर भारती जी की उस समय की कविता है, वो आज भी कितनी सामयिक है और इससे हमको सीख लेने की आवश्यकता है। कविता है मुनादी, मुनादी है, घोषणा कर रहे हैं धर्मवीर भारती जी, जरा आप विचार कीजिएगा। और यही आज
कि हर एक तानाशाही सरकार कर रही है पब्लिक के साथ। खल्क खुदा का, मुल्क बादशाह का, हुक्म शहर कोतवाल का, हर खास व आम को आगाह किया जाता है कि खबरदार रहें और अपने अपने किवाड़ों को अंदर से कुंडी चढ़ाकर बंद कर लें। गिरा लें खिड़कियों के पर्दे और बच्चों को बाहर सड़क पर ना भेजें, क्योंकि एक 72 बरस का बूढ़ा आदमी अपनी कांपती कमज़ोर आवाज़ में सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है। तो ये जयप्रकाश नारायण जी के लिए लिख रहे हैं धर्मवीर भारती जी। तो जैसे ये लिख रहे हैं कि सड़कों पर सच बोलता हुआ निकल पड़ा है ये बुढ़ा आदमी, तो हम लोग भी सड़कों पर अब सच बोलते हुए निकल पड़े हैं। अब आप लोगों के साथ और समर्थन सहयोग की आवश्यकता है। शहर का हर बसीर वाकिफ़ है कि 25 साल से मुजिर है यह कि हालात को हालात की तरह बयान किया जाए, कि चोर को चोर और हत्यारे को हत्यारा कहा जाए, कि मार खाते भले आदमी को और असमत लुटती औरत को और भूख से पेट दबाए ढांचे को और जीप के नीचे कुचलते बच्चे को बचाने की बेअदबी की जाए। आज के दौर की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि कोई गलत को गलत नहीं कह पा रहा है। इतना दहशत फैला दी है गवर्नमेंट ने अपनी पुलिसिया कार्रवाई के दम पर कि सत्य को सत्य ना कहें लोग, ठीक है, लेकिन गलत को गलत तो कहना चाहिए। आज कोई हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। लोग आप मिलेंगे, अकेले में लोगों से मिलेंगे, पब्लिक प्लेस पर ना हूँ, अकेले में मिलिए, लोग यही कह रहे हैं कि भैया बहुत बुरा वक्त चल रहा है, महंगाई चरम पर बढ़ती जा रही है, किसी भी तरफ सुनवाई नहीं है, भ्रष्टाचार ऑफिसों में इस तरह से लेन देन चल रहा है कि जिन्हें लायक स्थितियाँ नहीं रहीं। लेकिन किसी सार्वजनिक प्लेस पर किसी मंच से कहना हो तो कोई कह नहीं पा रहा है। इसको हमसे आपसे ज़्यादा ज़रूरी है शासन सत्ता में बैठे हुए नुमाइंदे हमारे जो हैं वही विचार करें, वही सोचें। तो अब देखिए वही हकीकत यहाँ बयां किया गया है कि शहर का हर बसर वाकिफ़ है कि 25 साल से मुजिर है यह हालात की तरह बयान किया जाए, कि चोर को चोर और हत्यारे को हत्यारा कहा जाए, कि मार खाते भले आदमी को और असमत लुटती औरत को और भूख से पेट दबाए ढांचे को और जीभ के नीचे कुचलते बच्चे को बचाने की बेअदबी की जाए। आज निरीह भूखे प्यासों को बचाना, उनकी सेवा शुश्रूषा करना, ये बेअदबी है। जीप अगर बादशाह की है, बहुत बड़ी बात कही जा रही है, ध्यान दीजिएगा, जीप अगर बादशाह की है तो उसे बच्चे के पेट पर से गुजरने का हक क्यों नहीं? जीप अगर बादशाह की है तो उसे बच्चे के पेट पर से गुजरने का हक क्यों नहीं? आखिर सड़क भी तो बादशाह ने बनवाई है। बुढ़े के पीछे दौड़ पड़ने वाले एहसान फरामोशों, क्या तुम भूल गए कि बादशाह ने एक खूबसूरत माहौल दिया है जहां भूख से ही सही दिन में तुम्हें तारे नजर आते हैं? व्यंग्य को पकड़िएगा। एक खूबसूरत माहौल दिया है जहां भूख से ही सही दिन में तुम्हें तारे नजर आते हैं और फुटपाथों पर फरिश्तों के पंख रात भर तुम पर छां किए रहते हैं और हूरें हर लैंप पोस्ट के नीचे खड़ी मोटर वालों की ओर लपकती हैं कि जन्नत तारी हो गई है जमी पर, कि जन्नत तारी हो गई है जमी पर। तुम्हें इस बुढ़े के पीछे दौड़कर भला और क्या हासिल होने वाला है? आखिर क्या दुश्मनी है तुम्हारी उन लोगों से जो भले मानुषों की तरह अपनी कुर्सी पर चुपचाप बैठे बैठे मुल्क की भलाई के लिए रात रात जागते हैं और गांव की नाली की मरम्मत के लिए मास्को, न्यूयॉर्क, टोक्यो, लंदन की खाक छानते फकीरों की तरह भटकते रहते हैं। तोड़ दिए जाएंगे पैर और फोड़ दी जाएंगी आंखें अगर तुमने अपने पांव चलकर महल सरा की 4 दीवारी फलांग कर अंदर झांकने की कोशिश की। यानी अगर आप अपने अधिकारों की मांग करने की कोशिश करते हैं तो आपके पैर तोड़ दिए जाएंगे। ये तब भी लागू था, आज भी लागू है। यानी जो भयावह स्थिति उस समय थी वही कमोबेश आज भी है। क्या तुमने नहीं देखी वो लाठी जिससे हमारे एक कद्दावर जवान ने इस निहत्थे कांपते बुढ़े को ढेर कर दिया? वो लाठी हमने समय मंजूषा के साथ गहराइयों में गाड़ दी है कि आने वाली नस्लें उसे देखें और हमारी जवां मर्दी की दाद दें। अब पूछो कहाँ है वह सच जो इस बुढ़े ने सड़कों पर बकना शुरू किया था? हमने अपने रेडियो के स्वर ऊंचे करा दिए हैं और कहा है कि जोर जोर से फिल्मी गीत बजाएं ताकि थिरकती धुनों की दिलकश बुलंदी में इस बुढ़े की बकवास दब जाए। ना समझ बच्चों ने पटक दिए पोथियाँ और बस्ते, फेंक दी खड़िया और स्लेट। इस नामाकुल जादूगर के पीछे चूहों की तरह फदर फदर भागते चले जा रहे हैं और जिसका बच्चा परसों मारा गया वह औरत आंचल परचम की तरह लहराती हुई सड़क पर निकल आई है
खबरदार, यह सारा मुल्क तुम्हारा है, पर जहाँ हो वहीं रहो। यह बगावत नहीं बर्दाश्त की जाएगी कि तुम फासले तय करो और मंजिल तक पहुँचो। हो सकता है यहाँ भी वो कार्रवाई हो कि हम सबको दबाया जाए कि आप अपनी मंजिल तक ना पहुँच सकें, लेकिन जैसे इस कविता में बताया जा रहा है कि बच्चे, बूढ़े, नौजवान सारे लोग खुल करके जेपी जी के साथ आ गए, वैसे ही अपेक्षाएं आप सबसे भी हैं। इस बार रेलों के चक्के हम खुद जाम कर देंगे, नावें मझधार में रोक दी जाएंगी, बैलगाड़ियां सड़क किनारे नीम तले खड़ी कर दी जाएंगी, ट्रकों को नुक्कड़ से लौटा दिया जाएगा, सब अपनी अपनी जगह ठप। क्योंकि याद रखो कि मुल्क को आगे बढ़ना है और उसके लिए ज़रूरी है कि जो जहां है वहीं ठप कर दिया जाए। कवि ने लास्ट की 2 लाइनों में सारी स्थितियां बयां कर दी कि सब अपनी अपनी जगह ठप कर दिया जाएगा, क्योंकि याद रखो कि मुल्क को आगे बढ़ना है और उसके लिए ज़रूरी है कि जो जहां है वहीं ठप कर दिया जाए। तो इन स्थितियों परिस्थितियों से आप 2-4 नित्य हो रहे हैं। हमारा किसानों का लाखों का हुजूम सड़कों पर है। 2 महीने से ऊपर हो गए, 3 महीने से लगभग ऊपर हो गए, सड़कों पर हमारा किसान बैठा हुआ है, अन्नदाता। और सरकार इस समय कहीं फिल्मी कलाकारों, कहीं खेल खिलाड़ियों, तो कहीं नाचने कूदने वालों को लेकर के मस्त है। जो सुधीजन हैं देश के, जिन्हें राजनीति, समाज, अर्थतंत्र आदि के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी भी है, जो बिगड़े हुए माहौल को, बिगड़े हुए हालात को सामान्य कर सकते हैं, उनको साइड में करके जो मनोरंजन करने वाले लोग हैं उनके सहारे इस देश और व्यवस्था को आगे बढ़ा रही है। अब इससे ज़्यादा दुर्गति क्या हो सकती है। तो आप सबसे बार बार आग्रह और अनुरोध है कि आप सब भी अपने अपने स्तर से इस सरकार को नहीं बल्कि इस कुव्यवस्था को बदलिए, बदलने के लिए लगिए अपने अपने स्तर से। क्योंकि मैं जर्मनी के महान धर्म सुधारक मार्टिन लूथर किंग जी के एक स्टैंजा के साथ अपनी बात को समाप्त करना चाहूँगा। मार्टिन लूथर किंग जी ने कहा था, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि हम लोगों का जो ये कार्यक्रम आज स्टार्ट हुआ है, तमाम सारे लोग उल्टे सीधे कमेंट करें इसमें, तमाम सारे लोग बुराइयां करें, तमाम सारे लोग हम लोगों के खिलाफ एक्शन लें, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन उनके लिए और आप सब के लिए भी मार्टिन लूथर किंग जी की जो उस समय की बातें हैं वो आज भी लागू हैं, आपके सम्मुख रखता हूँ। मार्टिन लूथर किंग ने कहा था, अगर तुम उड़ नहीं सकते हो तो दौड़ो, अगर दौड़ नहीं सकते हो तो रेंगो, पर निरंतर आगे बढ़ते रहो, अपनी सोच और दिशा बदलो, सफलता तुम्हारा स्वागत करेगी। रास्ते पर कंकड़ ही कंकड़ हों तो भी एक अच्छा जूता पहनकर चला जा सकता है, किंतु एक अच्छे जूते के अंदर एक भी कंकड़ घुस जाए तो एक अच्छी सड़क पर भी कुछ कदम चलना मुश्किल है। यानी हम बाहर की चुनौतियों से नहीं, अपने भीतर की कमजोरियों से हारते हैं। तो अपने ही ऐसे लोग जो अनाप शनाप बयानबाजी करते हैं या उल्टा सीधा कमेंट करेंगे, उनसे हमको बच करके अपनी एनर्जी को वेस्ट किए बगैर सकारात्मक दिशा देनी है। और यदि हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे तो निश्चित रूप से समय, समाज, देश, दुनिया सब में अमन और चैन होगा, खुशहाली होगी और आने वाला वक्त बहुत ही अच्छा होगा। आप कभी ये मत सोचें कि एक अकेला कोई कुछ नहीं कर सकता, हम अकेले हैं, कुछ नहीं कर पाएंगे, हम क्या करें। तो उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए हम बताएं आपको, कहा गया है कि कौन कहता है कि आसमान में सूराख नहीं हो सकता, कौन कहता है कि आसमान में सूराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारों। तो अपने अंदर वो उत्साह, वो जज्बा, वो भाव लाइए। पूरी दुनिया, जैसे कार्ल मार्क्स ने कहा था कि दुनिया भर के मजदूरों एक हो जाओ, तुम्हारे पास पाने के लिए सब कुछ है, खोने के लिए कुछ नहीं। उसी तरह से मैं आह्वान करता हूँ कि मानवता, समाज, देश और दुनिया के हित में आप सबके पास होने के लिए कुछ भी नहीं है, पाने के लिए सब कुछ है। आगे पूरा कैनवास खाली पड़ा हुआ है, आप आगे आएँ, आपका स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे ऐसे ही आपके सहयोग, साथ समर्थन की ज़रूरत रहेगी। आप सबको बार बार प्रणाम, आदाब,
जय हिंद। और अब आप हमारे बड़े भाई श्री राकेश सिंह जी के कुछ विचार सुनेंगे, तत्पश्चात आज का ये बुलेटिन खत्म होगा। धन्यवाद। नमस्कार। धन्यवाद वर्मा जी, नमस्कार। जैसा कि वर्मा जी ने बहुत अच्छा वक्तव्य दिया, बहुत उदाहरण दिए, देश विदेश, कुछ अतीत, कुछ धार्मिक पुस्तकों का भी उदाहरण दिए, और इन सारे उदाहरणों से स्पष्ट रूप से हम लोग इसी पे पहुँचे, इस निष्कर्ष पे पहुँचे हैं कि प्लेटो जी ने बहुत पहले शासन सत्ता पे अपना विचार व्याख्या लिख दिया था, जो आज भी हमारे यूजीसी स्नातक लेवल, इंटर लेवल या हर जगह पुस्तकों में हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि जो ज्ञानी हो वही शासक हो तो शासन प्रणाली अच्छे ढंग से चल सकती है, जो बगता हो वह शासक ना हो। लेकिन आज वर्तमान परिस्थिति में केवल जो बगता है वही शासक, जो ज्ञानी है वो पीछे है, जो अनपढ़ है वही शिक्षा मंत्री है, जो पढ़ा लिखा है वो बेरोजगार। और जैसे संप्रदाय हुआ, जातिवाद हुआ, धर्मवाद हुआ, क्षेत्रवाद हुआ, जो ये हम उलझाते हैं वो केवल स्वार्थ में उलझाते हैं, परमार्थ में नहीं। आज पूरा विश्व स्वार्थ पे डिपेंड हो गया है, स्वार्थ ही स्वार्थ। जो 200 साल का अंतराल करके झूठ बोला जा रहा है, जिसकी पैदाइश नहीं हुई उसको उस संग्राम में झोंका जा रहा है, जो साम्राज्यवाद और रामराज्य अलग नहीं है, एक है, उसको अलग किया जा रहा है। ये सब कथन केवल स्वार्थप्रद रूप में ही व्यक्त किया जा रहा है, और पूरे समाज में स्वार्थ की वजह से ही धर्मवाद, क्षेत्रवाद, जातिवाद, ये संप्रदाय लागू कर दिया गया है। हमारा देश जब गुलाम था तब हमारे सभी महापुरुषों का केवल एक वक्तव्य था, एक विचार था कि हम लोग ना हिंदू हैं, न मुसलमान हैं, न सिख हैं, न ईसाई हैं, केवल भारतीय। और उस समय जिसकी योग्यता जो नहीं होती थी उस पद को वो ग्रहण नहीं करता था, परित्याग कर देता था। यहाँ आपके भी अगर हम बीजेपी सरकार में ले लें तो कल्याण जी का भी उदाहरण मिलता है कि वो मंदिर या जो भी चीज़ था उसको नहीं, उस मतलब अराजक तत्व से अगर नहीं संभाल पाए तो तुरंत इस्तीफा दे दिए कि हम अगर संभाल नहीं पाए तो हम करेंगे नहीं। आज क्या है, स्वार्थ पर सब रुके रहते हैं, गलतियां अपने स्वार्थ बस उस कुर्सी पे अड़े रहते हैं, चिपके रहते हैं, उसका परित्याग नहीं करते हैं। तो अगर हम वहाँ देखेंगे स्वतंत्रता में सब लोग एक थे, भारतीय नागरिक थे, और नागरिक बन के विकास के लिए सब लोग काम किए, तो वहाँ अच्छा हुआ। लेकिन बाद में परिवर्तित रूप मिला, स्वार्थ मिला। और आज का तो ये उल्लेख है कि विश्व में जिस परिवार में जनसंख्याएं अधिक होती थी, नवयुवकों की संख्या अधिक होती थी, वह परिवार सबसे ज़्यादा डेवलप करता था। लेकिन आज हम विश्व में दूसरे स्थान पे हैं। हमारे यहाँ विश्व में सबसे ज़्यादा नवयुवक है, लेकिन हम विश्व में सबसे पिछड़े हुए हैं। क्यों? हमें व्यवस्था नहीं दी जाती, हमें उस पर चलने के लिए छूट नहीं दी जाती। हम जहाँ चलते हैं हमको रोका जाता है, हमको ढकेला जाता है, भीड़ में रोका जाता है, और हमें पीछे चलने के लिए मजबूर किया जाता है। इसलिए हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। जो आगे जा रहे हैं वो देश छोड़ रहे हैं। अब हम बात करें आज हमारे शासन सत्ता पे वो लोग काबिज हैं, स्वार्थी काबिज हैं, जिन्हें जमीन पे चलना नहीं आता, वो भी ऊंची उड़ान को सोचते हैं। सबकी निगाहें तख्तो-ताज पे है, कौन हिंदुस्तान की सोचता है। आज हिंदुस्तान के सारे विचार, सारी इसकी जो सनातन धर्म की व्यवस्था, सनातन धर्म का विचार, वो सब विलुप्त हो रहा है। सारी जितनी अपवादें भरी हैं, ये अनभिज्ञ लोग, केवल बोलने वाले लोग यहाँ शासन सत्ता में शामिल हैं। इसमें ज्ञाता कोई नहीं है। प्लेटो का विचार जो था कि पहले ज्ञानी होना चाहिए फिर शासक होना चाहिए, वह विचार आज इस देश से विद्यमान नहीं है, इस देश से हट चुका है, और इस देश से ही नहीं पूरे विश्व से हट गया है। पूरे विश्व में केवल स्वार्थी लोग शासन सत्ता और अपने शारीरिक सुख को कायम रखने के लिए राजनीति में आते हैं और उसका परिहास करते हैं, शासन का परिहास करते हैं, शासन सत्ता का परिहास करते हैं, और शासन सत्ता पे विचार देने वालों का भी परिहास करते हैं। हम ये
मुख्य रूप से कहेंगे कि साथियों, इस विचार को बदलना होगा, इस व्यवस्था को बदलना होगा और इसमें जो भी कमियां उसको बदलना होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय